छुए की आकृति उसके शरीर से बाहर आए, उसकी दबावमयी शक्ति आसमान से गिरने लगी, चारों ओर के पेड़ एक एक करके टूटने लगे, जमीन में दरारें पड़ने लगीं और वातावरण खतरनाक हो गया। उसकी इस अद्भुत शक्ति ने पूरे परिवेश को कंपा दिया। रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उसका शरीर मानो किसी रेतीले दलदल में फंस गया हो। उसकी शक्तियां बिखर रही थी और वो चाहकर भी इस जकड़न से मुक्त नहीं हो पा रहा था। सूर्य प्रताप तुरंत बोला, बड़े भाई शांत हो जाए, अपने गुस्से पर काबू रखिए। अगर आप उसे मार भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते और उस लड़के को भी नहीं बचा पाएंगे। हिमक्षेत्र अत्यंत घातक है और 5वीं श्रेणी का ये गुप्त क्षेत्र बेहद विशाल है। अगर आप वहां गए भी तो उसे खोज नहीं पाएंगे और सबसे बड़ी बात अभी अभी हिमक्षेत्र में जो हलचल हुई उससे साफ है कि वो लड़का पहले ही मारा जा चुका है। सूर्य प्रताप ने चिंता भरी आवाज में कहा। हालांकि रुद्रसेन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी पूरी ताकत से उसके कालकच बंधन से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्य प्रताप की मूल शक्ति पहले ही अपनी चरम सीमा तक विकसित हो चुकी थी। वो चाहकर भी उससे छूट नहीं सकता था। रुद्रसेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर आर्यन मरा तो यह आदमी भी जिंदा नहीं बचेगा। जब रुद्रसेन को सूर्य प्रताप ने पूरी तरह से दबोच लिया तब अमायश हड़बड़ाते हुए उठा और दूर से चिल्लाया, रुद्रसेन तू पागल हो गया है, तू अमर महल का अपमान कर रहा है। अब तू देख तेरा क्या हश्र होगा। बस तू इंतजार कर, अमर महल के शून्य शिकारी जल्द ही तेरा शिकार करेंगे। सूर्य प्रताप ने चिल्लाते हुए कहा, अब यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकता। ये सुनकर अमायश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों में कंपन होने लगी और उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, चलो तुरंत यहाँ से निकलो। रुद्रसेन, मैं हिम क्षेत्र का दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा। हा हा हा, अगर वो लड़का अंदर जिंदा भी होगा तो जल्द ही मर जाएगा। इतना कहकर अमायश पागलों की तरह भाग गया। उसकी हालत दयनीय थी, डर से उसकी टांगों से मलमूत्र निकलने ही वाला था। अमायश के जाते ही सूर्य प्रताप ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसका शरीर एक और लड़खड़ा गया। वास्तव में रुद्रसेन को रोकना उसके लिए बेहद मुश्किल था। अचानक उसके मुंह से खून की धारा फूट पड़ी। रुद्रसेन ने जैसे ही ये देखा उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। वो सूर्य प्रताप की ओर बढ़ा और चिंतित स्वर में बोला, छोटे भाई। सूर्य प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई कृपया शांत हो जाए। अगर आपने उस आदमी को मार डाला होता तो भी कोई हल नहीं निकलता, और स्वर्गसार कुल में अभी भी नावेद जीवित है। वह बुर्जुग सर्गेश्वर का प्रिय शिष्य बन गया है, तो इससे आप अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करेंगे। आप पहले ही बहुत बार अमर महल को गुस्सा कर चुके हैं। अगर आपने और ज्यादा सीमा लांघी तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। सूर्य प्रताप ने आगे कुछ नहीं कहा। वर्षों से उसने रुद्रसेन का समर्थन किया था। यदि वो ना होता तो अमर महल अब तक रुद्रसेन को खत्म कर चुका होता। नीलामी संग्राम वाले दिन भी रुद्रसेन ने सबके सामने तन्मय से उसकी विशेष प्रवेश की योग्यता छीन ली थी। उस घटना ने अमर महल के सभी क्राउन एल्डर्स को बहुत नाराज कर दिया था। अगर आज रुद्रसेन ने अमायश को मार दिया तो उसका एक ही परिणाम होगा, मृत्यु। रुद्रसेन ने भारी स्वर में कहा, मुझे परिणामों की परवाह नहीं है। यदि आर्यन मर गया तो मैं पूरे स्वर्गसार कुल को खत्म कर दूंगा, चाहे अमर महल हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्तचक्र महाविद्यालय क्या अब उनका खिलौना बन चुका है? वो जो चाहें वही करेंगे। उन्होंने यहाँ के नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। वो परीक्षा के नाम पर केवल आर्यन को मारना चाहते हैं और कुछ नहीं। रुद्रसेन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जब वह अपनी ताकत के शिखर पर था तो उसने हर संभव कोशिश की थी कि सप्तचक्र महाविद्यालय अपनी शक्ति स्वयं विकसित करे, लेकिन किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। हर किसी ने अमर महल के सामने घुटने टेक दिए थे। यही कारण था कि अमर महल अब सप्तचक्र महाविद्यालय को केवल एक खिलौने की तरह देखता था। इसका नतीजा उनके सामने था। बस एक टोकन के नाम पर अमायश जैसा व्यक्ति भी प्रधानाचार्य को कोई इज्जत नहीं दे रहा था। हम सिंह परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुद्रसेन ने दांत पीसते हुए कहा। सूर्य प्रताप ने एक गहरी सांस ली। भाई, वक्त बदल चुका है, हालात को समझना सीखो। जरूरत से ज्यादा भावुक मत बनो। सिंह परिवार अब वो नहीं रहा जो लाखों साल पहले था। वो अब कमजोर पड़ चुके हैं। इसके अलावा स्वर्गसार कुल सीधे तौर पर सिंह परिवार को निशाना बना रहा है, सिर्फ आर्यन के कारण। क्या वो अकेला इन सब से मुकाबला कर सकता है? अगर वह इस परीक्षा में पास भी हो गया और सप्तचक्र महाविद्यालय में दाखिला भी मिल गया तो फिर आगे क्या? क्या स्वर्गसार कुल उसे इतनी आसानी से जीने देगा? नावेद अब डीमन स्लेयर बन चुका है और वह बुर्जुग सर्गेश्वर का प्रिय शिष्य है, तो भला कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा? स्वर्गसार कुल पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है और जो शक्ति हमें दिख रही है वो तो कुछ भी नहीं है। स्वर्गसार कुल के पीछे इससे भी कहीं अधिक ताकतवर शक्तियां छिपी हुई हैं, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही आर्यन कुछ कर सकता है। सूर्य प्रताप ने गहरी गंभीरता से कहा, भाई मेरी बात मानो। रुक जाओ, हम स्वर्गसार कुल को अपना दुश्मन नहीं बना सकते।
वो जानता था कि स्वर्गसार कुल की ताकत सिर्फ नावेद और उसके लोगों तक सीमित नहीं थी। सालों की तैयारी के बाद इस बार वो पूरी तरह से मजबूत होकर लौटे थे। ये पहले के 2 प्रयासों जैसा नहीं था, इस बार वो पूरी तैयारी से आए थे। रुद्रसेन के दिल में एक भारी बोझ उतर गया। वह ये सब समझता था, लेकिन उसके स्वभाव में हार मानना नहीं था। उसने ठोस स्वर में कहा, भाई, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। यदि आर्यन को कुछ हुआ तो मैं स्वर्गसार कुल को चैन से नहीं रहने दूंगा। ये कहकर रुद्रसेन ने सूर्य प्रताप की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब तुम इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हो। तुम्हें स्थिति की गंभीरता को समझना होगा और अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना होगा। इतना कहकर रुद्रसेन की आकृति धुंधली हो गई और वह घने जंगल में गायब हो गया। आज जो कुछ हुआ उसने ये साफ कर दिया था कि स्वर्गसार कुल जल्द ही सिंह परिवार पर वार करने वाला था और ये हमला बहुत जल्दी होने वाला था। अगर आर्यन मारा गया तो अगला निशाना सिंह परिवार होगा। इस बार स्वर्गसार कुल उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा। रुद्रसेन को तैयारियां करनी होंगी और उसे यह खबर अपने मालिक तक पहुंचानी होगी। दूसरी ओर हिम क्षेत्र के भीतर आर्यन बर्फीली वादियों में इधर उधर भटक रहा था। उसकी नाक लाल पड़ चुकी थी, ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ऊपर से उसकी अमर ऊर्जा भी खत्म हो गई थी और उसने इसे दोबारा नहीं भरा था। इस समय आत्मविस्फोटक पिल उसके लिए बहुत कीमती थी और जब तक जरूरी ना हो वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। काश मैंने कुछ और पिल्स रख ली होती, आर्यन ने मन ही मन अफसोस जताया। चारों ओर सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते हुए उसने बुदबुदाया, 1 घंटा होने वाला है पर यह कमबख्त हिम नगरी कहीं नहीं दिख रही। बर्फीले विशाल पहाड़ों को पार करते हुए वो अपने हाथों को रगड़ते हुए चल रहा था ताकि कुछ गर्माहट मिल सके, मगर बर्फीली हवाओं के तीखे झोंकों ने उसकी त्वचा को सुन्न कर दिया था और उसकी सांसें घनी सफेद धुंध में बदल रही थीं। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। ना वहाँ कोई किला था, न ही कोई बस्ती और यहाँ तक कि हिमदैत्य भी नहीं थे जिनसे वह कुछ एक्सपी पॉइंट्स कमा पाता। उसने सिस्टम पर भरोसा किया था पर 1.5 घंटे तक भटकने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उसके हाथों में अब हल्की झुंझुनी महसूस हो रही थी, मानो ठंड की मार से खून धीमा चल रहा हो। थकावट और निराशा से भरा वह एक बर्फीली घाटी के बीच चल रहा था जहां सिर्फ बर्फ की सफेदी थी। आखिर ये हिम नगरी है कहाँ? उसने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसका स्वर बर्फ की खामोशी में खो गया। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ चरमराई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जमीन उसके नीचे से खिसक गई। आहे! इसी के साथ सिस्टम की भी आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुमने हिम नगरी को खोज लिया है। तुम्हें 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स और 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुमने तीसरे लेवल के मिशन को सक्रिय कर दिया है। हिम नगरी में प्रवेश करो। मिशन स्तर ए, समय सीमा 1 घंटा, इनाम 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और चौथे लेवल का मिशन सक्रिय होगा। एक और मिशन खुल चुका था। आर्यन को यह देखकर कोई झटका नहीं लगा, बल्कि इस वक्त जो उसके सामने था उसने उसे चौंका दिया। वो एक विशाल नगर के ऊपर खड़ा था जो बर्फ की मोटी चादर के नीचे था, मगर यह बर्फ शीशे की तरह पारदर्शी थी जिससे नीचे की हर चीज नजर आ रही थी। ये नगरी सपनों की दुनिया जैसी थी, बेहद आकर्षक। वाह, यह नगरी कितनी खूबसूरत है, आर्यन ने चमकती हुई आंखों के साथ कहा। फिर उसने सिर झटका, अरे खूबसूरती छोड़ो, पहले मिशन पर ध्यान दो। वैसे नगर में प्रवेश करो। क्या यह मिशन कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है? भले ही बर्फ की चादर कितनी ही मोटी क्यों ना हो, यदि उसे हिम नगरी में जाना था तो वो सीधे गहराई तक खोद कर जा सकता था। क्या इस तरह यह मिशन कुछ ज्यादा ही आसान नहीं था? अगर इसे बस तोड़ना ही होता तो ये इस स्तर का मिशन क्यों होता? आर्यन ने सोचा। तभी पूर्वज रुद्रदेव की आवाज सुनाई दी, लड़के, यहाँ एक फॉर्मेशन बिछी है। फॉर्मेशन? आर्यन चौंक उठा। पूर्वज, क्या आप कह रहे हैं कि यह नगरी किसी शक्तिशाली फॉर्मेशन से सील है? पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और यह फॉर्मेशन बहुत प्राचीन है। ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि बर्फ से जुड़ी फॉर्मेशन तकनीकें अत्यंत दुर्लभ हैं, यहाँ तक कि डॉक वर्ल्ड में भी। ये यहाँ कैसे आए? उनकी बात सुनकर आर्यन की चिंता बढ़ गई। उसने पूछा, पूर्वज, क्या इसे तोड़ने का कोई तरीका है? पूर्वज रुद्रदेव कुछ पल के लिए शांत हो गए और फिर बोले, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे आइस फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर वो चुप हो गए और आर्यन की ओर देखने लगे। आर्यन ने बेचैनी से पूछा, लेकिन क्या? कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई और फिर आखिर में पूर्वज रुद्रदेव ने बस इतना कहा, कुछ नहीं। असल में वह ये कहना चाहते थे कि संपूर्ण तरंग महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन मास्टर्स का संबंध सिंह वंश से था। जो कोई भी लाखों राक्षसों को एक साथ सील कर सकते थे, वो भी एक ऐसी महान फॉर्मेशन तकनीक से जो नियमों की शक्ति को भी उधार ले सकती थी। वो वास्तव में सिंह वंश के लोग ही हो सकते थे। ये तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि पूर्वज रुद्रदेव ने भी इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था।
इसमें कोई शक नहीं कि सिंह वंश के फॉर्मेशन मास्टर्स असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन आर्यन खुद इस सच्चाई से अनजान था, इसलिए पूर्वज रुद्रदेव ने कुछ नहीं कहा। आर्यन ने बर्फ में जमी हुई नगरी की ओर देखा और सोचने लगा, इस फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, आखिर इसे कैसे हटाया जाए। वो बेचैनी से सोच रहा था। इस बीच नील ड्रैगन गॉड उत्साह से उबल रहा था। आर्यन की आंखों के माध्यम से उसने उस हिमनगरी को देखा और उसके मन में जोश उमड़ पड़ा। उसने खुद से कहा, ये तो सिंह वंश की सीलिंग फॉर्मेशन है। क्या ये संभव है कि यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली चीज सील है? क्रिम्सन ड्रैगन्स, क्या तुम में से कोई इस जगह को पहचानता है? एक क्रिम्सन ड्रैगन ने जवाब दिया, नहीं, हमने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना और हमें फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। नील भाई, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मास्टर की मदद करो। नील ड्रैगन गॉड ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मास्टर को खुद अपनी राह खोजनी होगी। अगर हम उनकी सहायता करेंगे तो ये उनके उत्थान में बाधा बनेगा। उन्हें खुद अपनी जागृति की ओर बढ़ना होगा। उनके बीच की ये बातें केवल उन तक सीमित थी। आर्यन ने कुछ नहीं सुना और ना ही पूर्वज रुद्रदेव ने। आर्यन बर्फ की उस विशाल परत पर, जिसके नीचे जमी हुई हिमनगरी थी, चलते हुए इधर उधर देख रहा था। यार, अब मैं इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ूं? वो झुंझलाया हुआ था, उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। समय तेजी से बीत रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने बुदबुदाया, सिस्टम, क्या तुम कोई संकेत दे सकते हो? लेकिन सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आग बर्फ को पिघला सकती है, लेकिन इतनी विशाल हिमनगरी को पिघलाने के लिए शायद ज्वालामुखी विस्फोट भी काफी नहीं होगा। आर्यन सोच में पड़ गया। वो भयानक से भयानक राक्षस के साथ लड़ सकता था, पर दिमाग खपाना उसके बस के बात नहीं थी। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, फॉर्मेशन ग्रंथों के अनुसार हर एक फॉर्मेशन का तोड़ होता है, लेकिन इसके लिए उसके मूल को ढूंढने की जरूरत होती है। अगर मूल को ढूंढकर खत्म कर दिया जाए तो फॉर्मेशन भी अपने आप टूट जाती है। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने अपनी चेतना शक्ति से ऊपर की हर एक चीज को परख लिया है, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं है। हो सकता है कि इस फॉर्मेशन का मूल भूमिगत हो। ये सुनकर आर्यन को थोड़ा समझ आया। उसने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि उसके सामने बर्फीला मैदान कुछ ज्यादा ही समतल और चिकना था, जो बाकी बर्फीली परत से अलग था। वह थोड़ा आगे गया और उसने धीरे धीरे अपने पैरों से उस जगह पर दबाव डाला। बाकी जमीन की तुलना में ये सतह ज्यादा ठोस महसूस हो रही थी, पर उसमें एक हल्का लोच भी था, जैसे भीतर कुछ था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, ये तो एक विशाल झील है। कहीं फॉर्मेशन का मूल इसी झील के नीचे तो नहीं? अब कुछ भी हो, मुझे इसे आजमाना ही होगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जोर से कहा, इन्फिनो दैत्य। उसके इतना कहते ही उसकी स्पेस रिंग से इन्फिनो दैत्य तुरंत बाहर आ गया। आर्यन के उसके कोर में एक उच्च श्रेणी का आत्मा पत्थर डालते ही उसकी आंखें जल उठी। आर्यन ने आदेश दिया, इस बर्फ की परत को तोड़ दो। इन्फिनो दैत्य ने तुरंत अपनी विशालकाय मुट्ठियां उठाईं और बिजली की गति से उन्हें जमीन पर दे मारा। एक जबरदस्त धमाका हुआ और बर्फ की सतह पर बड़ी दरारें उभर आईं। मकड़ी के जाले की तरह ये दरारें झील की सतह पर फैलने लगीं। लेकिन बर्फ अभी भी पूरी तरह नहीं टूटी थी। और जोर से वार करो। इन्फिनो दैत्य ने फिर से अपनी शक्तिशाली मुट्ठी से जमीन पर हमला किया। धड़ाम। इस बार हमला इतना शक्तिशाली था कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हवा में ऊपर तक उछले। झील के नीचे छिपा हुआ पानी अब सतह पर दिखाई देने लगा था और उसमें से ठंडी भाप उठ रही थी। आर्यन ने देखा कि बर्फ अभी भी पूरी तरह नहीं टूटी थी, तो उसने अंतिम आदेश दिया, फिर से वार करो। इन्फिनो दैत्य ने इस बार पूरी शक्ति से वार किया। इस वार ने पूरी झील को हिलाकर रख दिया। चारों ओर बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। देखते ही देखते झील की सतह पूरी तरह चटक गई और ठंडा पानी फव्वारे की तरह फूट पड़ा। इन्फिनो दैत्य इतनी तेजी से वार कर रहा था कि वह खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे पानी में गिर पड़ा। आर्यन ने इसकी परवाह नहीं की और उसने भी अपनी सांस बंद करके पानी में छलांग लगा दी। पानी में उतरते ही ठंड ने उसकी त्वचा को झंझोर दिया। पानी की ठंडक इतनी थी कि अगर आर्यन के पास ऊर्जा न होती तो उसकी हड्डियां तक जम जाती। जैसे जैसे वह और गहराई में गया, अंधेरा होने लगा। झील की सतह से आती हल्की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। आर्यन ने इन्फिनो दैत्य के ऊपर अपने पैर रखे और उससे बोला, रोशनी चालू करो। तुरंत इन्फिनो दैत्य की आंखें दो जलती हुई लालटेन्स के जैसे चमक उठी। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी झील के अंधेरे को चीर रही थी। ऊर्जा की कमी के कारण आर्यन ने तुरंत एक आत्मविस्फोट पिल ले ली। जैसे ही पिल ने असर दिखाया, उसकी नसों में अमर ऊर्जा दौड़ने लगी। एक हल्की गर्माहट उसके शरीर में फैल गई, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। वो नहीं जानता था कि यहाँ कौन सा अनजान खतरा उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो फूंक फूंक कर अपने कदम रखना चाहता था। चारों ओर गहरा अंधेरा था। केवल इन्फिनो दैत्य की रोशनी के घेरे में ही थोड़ा बहुत दिख रहा था। बाकी हर जगह गहराई का भंवर था, एक ऐसा अथाह गर्त जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने इन्फिनो दैत्य को कसकर पकड़ लिया और गहराई में डूबता चला गया।
कुछ देर बाद झील के नीचे की संरचना बदलने लगी। पहले ये एक खुली जगह थी, मगर अब रास्ता संकरा हो रहा था, जैसे वो किसी गहरी दरार में जा रहे हों। अचानक इन्फेनो दैत्य का शरीर ठिठक गया। वो और आगे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि दरार इतनी पतली हो चुकी थी कि उसकी विशाल काया उसमें अटक गई। आर्यन ने तुरंत उसे वापस अपनी स्पेस रिंग में खींच लिया और तैरते हुए दरार के भीतर चला गया। जैसे ही उसने दरार पार की, उसकी आंखें एक तेज रोशनी से चौंधिया गई। आर्यन ने अपने हाथ से अपनी आंखें ढकी ताकि वो देख सके कि यह रोशनी कहाँ से आ रही थी। उसके सामने झील के तल पर एक विचित्र आकार का चिन्ह बना था। वह किसी सबुज संरचना जैसा दिख रहा था, जो एक नीली रोशनी छोड़ रहा था, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक हो। क्या यही फॉर्मेशन का मूल है? आर्यन ने हैरान होते हुए बुदबुदाया और तेजी से तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ गया। लेकिन तभी उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसका शरीर अचानक जड़ हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और तभी उसका दिल उसकी छाती में धड़कना भूल गया। वहां ठीक सामने एक भयानक जानवर खड़ा था। उसकी आकृति बेहद खौफनाक थी। यह एक दर्राई दैत्य था, जिसकी दो बड़ी चमकती आंखें आर्यन को घूर रही थी। उसकी चमड़ी मोटी और काया एक विशाल शिलाखंड जैसी थी। उसका पूरा शरीर एक आदिम उग्र आभा छोड़ रहा था। आर्यन ने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को पकड़ने के लिए अपना हाथ हिलाया और उसी पल दर्राई दैत्य तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसका रक्तरंजित जबड़ा खुला और उसके नुकीले दांत लोहे की कीलों की तरह चमक उठे। यदि किसी ने उसका एक भी वार सह लिया तो वह कमर से 2 टुकड़ों में कट जाता। अरे पागल दैत्य, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है जो तू मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहा है? आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसका प्रतिक्रिया समय बहुत तेज था। उसका दायां हाथ ड्रैगन स्लेयर की मूठ को कसकर पकड़ चुका था। वह कुछ कदम पीछे हटा और ऊंची आवाज में बोला, तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? इतना कहकर उसने अपनी सोलस्टम तकनीक सक्रिय कर दी और 16 गुना शक्तियों के साथ वो तेजी से दर्राई दैत्य की ओर बढ़ा। ड्रैगन स्लेयर पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई और उसके शरीर से बिजली की तरंगें निकलकर ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड पर चढ़ गई। जैसे ही विशालकाय दर्राई दैत्य ने उसे काटने के लिए अपना जबड़ा खोला, आर्यन ने पूरी ताकत से अपने पैर को जमीन पर पटका। चांदनी कदम। वो पलक झपकते ही दर्राई दैत्य के सिर के ऊपर जा पहुंचा और एक जोरदार वार किया, थंडर स्लैश। इस वार में इतनी खतरनाक शक्ति थी कि यह चौथे स्तर के बीस्ट को 2 हिस्सों में काट सकता था। लेकिन दर्राई दैत्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी चमड़ी पर केवल हल्की सी खरोंच आई। हे भगवान, ये किस मिट्टी का बना है? इसकी रक्षा शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, दर्राई दैत्य की विशाल पूंछ, जो एक विशाल गदा की तरह थी, उसकी ओर तेजी से आई। क्रिम्सन ड्रैगन कवच! आर्यन ने हड़बड़ाहट में चिल्लाया। उसके शरीर से क्रिम्सन रोशनी बाहर निकली, लेकिन अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके बावजूद आर्यन ने पीछे हटने के बजाय सीधा वार करने का फैसला किया। मैं नहीं मानता कि तेरी रक्षा शक्ति इतनी मजबूत है। ये कहते हुए उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और जैसे ही दर्राई दैत्य की पूंछ उसके पास पहुंची, उसने तेजी से वार किया। आर्यन दूर तक उछल कर गिरा, लेकिन दर्राई दैत्य की पूंछ भी 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। दर्राई दैत्य के मुंह से एक दर्दनाक दहाड़ निकली, जो झील के पानी में गूंज उठी। 4,57,867। दर्राई दैत्य की 4.5 लाख HP घटी। लेकिन आर्यन भी अच्छी स्थिति में नहीं था। हालांकि क्रिम्सन ड्रैगन्स की रक्षा शक्ति ने उसे बचा लिया था, पर उसके सीने में खून तेजी से उफान मार रहा था। उसके सभी अंदरूनी अंग हिल चुके थे, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। आज तुम मुझसे नहीं बचने वाले। आर्यन ने जबरदस्ती दर्द को सहते हुए खुद को संभाला और पीछे की ओर तेजी से पैर पटका। भूतिया चाल। उसकी विंड शैडो सटेप तकनीक दूसरे लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिससे चांदनी कदम, भूतिया चाल और टेलीपोर्ट तीनों की शक्तियां बढ़ चुकी थी। चांदनी कदम को सक्रिय करने से उसके केवल पंजों में एक तीव्र शक्ति बहती थी, जिससे वो किसी बाज की तरह ऊपर की ओर झपटता था और उसकी गति बिजली के जैसे तेज होती थी। वहीं भूतिया चाल को सक्रिय करने से उसके पूरे पैरों में तीव्र शक्ति दौड़ती थी, जिससे उसकी चाल एक भूत की तरह डगमगाई होती थी और सामने वाले को आर्यन की कई अलग छवि दिखती थी। लेकिन टेलीपोर्ट में उसके पूरे शरीर में शक्ति बहती थी और वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच सकता था। हालांकि यह तीनों चरण विंड शैडो सटेप तकनीक का ही एक हिस्सा थे, पर अपने आप में एक अलग शक्ति रखते थे और बहुत तेज थे। लेकिन आर्यन इनका परिस्थितियों के अनुसार इस्तेमाल करता था। दर्राई दैत्य को कई आर्यन नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आर्यन उसके नीचे पहुंच गया। उसके बाएं हाथ में ड्रैगन स्लेयर, दाएं हाथ में डेविल गॉड ब्लेड और मुंह में डार्क ब्लेड थी। ये तीनों ब्लेड ही उसके सबसे शक्तिशाली हथियार थे। वो मन में जोर से चिल्लाया, 3 स्वर्गीय आत्मा। आर्यन के अगल बगल उसकी 2 छाया उभरी। उन दोनों के हाथों और मुंह में उसी के जैसे ब्लेडें थी और उसी के जैसी शक्तियां थी। तीनों ने एक साथ दर्राई दैत्य के पेट पर हमला किया।
पानी में एक बिजली सी कड़क उठी और आर्यन के इस वार से दर्राई दैत्य कांप उठा। उसके शरीर पर एक गहरा घाव बन गया। लेकिन आर्यन वहीं नहीं रुका। वो फिर से चिल्लाया, ड्रैगन स्लेयर तकनीक 888 कट। आर्यन हवा में उछला, उसकी गति बिजली जैसी थी और वो ड्रैगन स्लेयर से बेतहाशा वार करने लगा। कुछ ही देर में 888 वार पूरे हो गए। प्रत्येक वार इतनी शक्ति से भरा हुआ था कि उसमें कोई जोल नहीं था। दर्राई दैत्य दर्द से दहाड़ा, लेकिन उसकी रक्षा शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी। इतने घातक हमलों के बावजूद भी उसकी केवल आधी एचपी घटी थी। कमबख्त, इसकी रक्षा शक्ति इतनी मजबूत क्यों है? आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा। उसका शरीर पहले से ही थकान से चूर था, लेकिन वक्त कम था। अगर वो फॉर्मेशन के मूल को नहीं तोड़ सका तो वो खुद भी इस झील में हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाएगा। आर्यन ने अपनी ब्लेडों को वापस रखा और गहरी सांस लेते हुए जोर से चिल्लाया, देखते हैं तेरा शरीर कितना मजबूत है। एक ही झटके में वो बिजली की तेजी से दर्राई दैत्य के सिर पर पहुंचा और उसके विशाल कंधों को अपने दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया। दैत्य ने गुस्से में फुफकारते हुए अपने हाथ पैर हिलाए, लेकिन आर्यन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ पलों के लिए पूरी तरह जकड़ा रह गया। इसी के साथ आर्यन ने क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा शक्ति को भी सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। फिर उसने दर्राई दैत्य के विशाल शरीर को उठाकर झील के तल में मौजूद फॉर्मेशन के मूल पर दे मारा। गर्जज। फॉर्मेशन के मूल से टकराते ही दर्राई दैत्य ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसकी खाल झरझर टुकड़ों में बिखरने लगी, उसकी आंखें भय से फैल गई। उसी समय पूरी फॉर्मेशन कांप उठी। झील की सतह हिलने लगी, बर्फ की परतें टूटने लगी और पूरे हिम क्षेत्र में हलचल सी मच गई, मानो कोई भूकंप आ गया हो। दर्राई दैत्य अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और लगातार नीचे धकेलता रहा, जब तक कि उसे सिस्टम की आवाज सुनाई नहीं दी। वो काफी देर से पानी में था। सांस की कमी के कारण आर्यन को घुटन होने लगी और उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसका शरीर एक मृत व्यक्ति की तरह ऊपर की ओर तैरने लगा। तभी नील ड्रैगन गॉड जोर से चिल्लाया, क्रिम्सन भाइयों, जल्दी से मास्टर की रक्षा करो। क्रिम्सन ड्रैगन्स ने जवाब दिया, समझ गए। लेकिन उसी समय एक रहस्यमयी घटना घटी। फॉर्मेशन के टूटते ही एक धुंधली सी छाया बाहर निकली। उस छाया ने आर्यन को पकड़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया। यह एहसास बेहद स्नेहपूर्ण था। आर्यन ने पहले कभी इतनी गर्माहट महसूस नहीं की थी, जैसे कोई माँ का आलिंगन हो। डार्क ड्रैगन गॉड, नील ड्रैगन गॉड, क्रिम्सन ड्रैगन्स स्तब्ध रह गए। ये क्या है? वो कौन है? उसके शरीर में इतनी शक्तिशाली ऊर्जा क्यों है? उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। अगर वो नहीं जानते थे तो इसका मतलब केवल एक था, उनके मालिक ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था। नील ड्रैगन गॉड बुदबुदाया, कहीं ये एम्प्रेस तो नहीं? क्रिम्सन ड्रैगन चौंक उठा और धीमे स्वर में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? डार्क ड्रैगन गॉड ने भी कहा, एम्प्रेस तो कब की मर चुकी हैं, और इसके अलावा इस छाया की शक्ति बहुत ज्यादा है। क्या एम्प्रेस के पास इतनी शक्ति थी? हम में से किसी ने भी एम्प्रेस का शव नहीं देखा था। ये कौन साबित कर सकता है कि वो सच में मर चुकी है? मैंने मालिक को कहते सुना था कि एम्प्रेस एक रहस्यमयी वंश से थी। हो सकता है कि किसी कारण से वो पुनर्जीवित हो गई हो। तीनों ड्रैगन्स ने अलग अलग अनुमान लगाए। उनकी दिव्य दृष्टि होने के बावजूद वो उस छाया की शक्ति को नापने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि वो उसका अस्तित्व भी नहीं पता लगा सके कि वो कौन है। पूर्वज रुद्रदेव भी उसकी शक्ति देखकर हैरान थे। हिम क्षेत्र में इतनी तेज हलचल मची थी कि बाहर सप्तचर्क महाविद्यालय के सभी परीक्षक मास्टर इकट्ठा हो गए। यह क्या हो रहा है? इतनी तीव्र ऊर्जा लहरें क्यों उठ रही हैं? अंदर आखिर हो क्या रहा है? इसी दौरान जब अमायश को पता चला कि रुद्रसेन चला गया है तो उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और तेजी से वहां आ गया। उसने हिम क्षेत्र से निकल रही शक्तिशाली लहरों को महसूस किया और मन ही मन सोचा, क्या वो लड़का अब भी जिंदा है? लेकिन फिर उसने खुद ही इस तथ्य को नकार दिया। नहीं, इतनी विशाल ऊर्जा का स्रोत वह नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक 5वें स्तर का उद्यमवीर है और इस तरह की कंपन तो केवल एक स्वर्गवीर ही पैदा कर सकता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो लड़का अब मर चुका है। ये कंपन केवल सप्तचर्क महाविद्यालय तक ही सीमित नहीं था, इसकी गूंज अमर महल तक भी पहुंच चुकी थी। यहाँ क्या हो रहा है? बुर्जुग सर्गेश्वर ने मुझे यहाँ जांच करने के लिए भेजा है। एक बूढ़ा आदमी जो आकाश में तैर रहा था की आवाज गूंजी। अमायश का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, गुरुवर, सब कुछ सामान्य है। ये कंपन संभवतः गुप्त क्षेत्रों में एक साथ बहुत सारे परीक्षार्थियों के प्रवेश के कारण हुआ है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उसने यह नहीं बताया कि शक्तियों का ये कंपन 5वें स्तर के हिम क्षेत्र से पैदा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आर्यन पर किसी का ध्यान जाए, और उससे भी अधिक वो नहीं चाहता था कि बुर्जुग सर्गेश्वर की नज़रें उस पर टिकें। स्वर्गसार कुल किसी भी कीमत पर सिंह परिवार को फिर से उभरने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, भले ही वो मौका कितना भी छोटा क्यों ना हो।
उसकी नज़रें हल्की सी हिली और आसपास के मास्टर तुरंत सहमति में बोले, अमायश जी सही कह रहे हैं, ये तो सिर्फ गुप्त क्षेत्रों की अस्थिरता से पैदा हुआ एक सामान्य सा कंपन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुवर, चिंता ना करें, हम यहाँ हैं, हमारे होते हुए यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। आसमान में खड़े बूढ़े आदमी ने अमायश की ओर देखा और कहा, अमायश, इस परीक्षा के तुम निरीक्षक हो, इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करना और अधिक हानि मत होने देना। ये सभी अमृतद्वीप के महत्वाकांक्षी युवा हैं। बुर्जुग सर्गेश्वर का आदेश यही है। अमायश तुरंत गंभीरता से बोला, ठीक है गुरुवर, मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद अमर महल का वह बुजुर्ग हल्की सी हलचल के साथ हवा में गायब हो गया। अमायश के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उसने मन ही मन सोचा, क्या बुर्जुग सर्गेश्वर को कुछ आभास हो चुका है? तो क्या हुआ अगर उन्हें पता भी चल जाए? अब युवराज एक डीमन स्लेयर है, खुद बुर्जुग सर्गेश्वर भी उनका सम्मान करते हैं, तो फिर एक साधारण से दक्षिणीय क्षेत्र के लड़के के बारे में वो क्या कर सकते हैं? उसका दिल कुछ पल को विचलित हुआ, लेकिन फिर वह अपनी उलझनों को झटकते हुए बोला, अमर महल में तो युवराज है, अगर यहाँ कुछ हुआ भी तो वो संभाल लेंगे अंडस को। फिर उसकी नज़र हिम क्षेत्र के दरवाजे की ओर गई। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आए और उसने कहा, देखते हैं कि तू कब तक बचता है। हाँ। रुद्रसेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने क्या कहा? उसके सामने खड़े शिष्य ने सिर झुकाकर जवाब दिया, वो जो अभी कंपन पैदा हुई थी वो उसी रहस्यमय क्षेत्र से आई थी जहां यंग मास्टर आर्यन मौजूद है। रुद्रसेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या परेशान। खुशी इस बात की थी कि आर्यन अभी भी जीवित था, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि इतनी तीव्र ऊर्जा को तो वो भी नहीं सह सकता था, तो आर्यन कैसे टिक पाएगा? काले कपड़ों में लिपटा बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, बूढ़े, इतने परेशान मत हो, ये सब हमारे स्वामी की योजना के अनुसार हो रहा है। क्या पता जब यंग मास्टर उस हिम क्षेत्र से बाहर आए तो कोई बड़ा चमत्कार हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, तुमने अमायश का अपमान किया और अमर महल के आदेशों की अवहेलना की। मुझे लगता है कि अमर महल अब तुम्हारे लिए दंड तय कर रहा होगा। रुद्रसेन हंसा, मुझे दंडित करेंगे? आ जाएं। क्या इतने वर्षों में अमर महल ने मुझे कम यातनाएं दी हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ? उस समय अमर महल का प्रस्ताव ठुकराकर मैंने सही निर्णय लिया था, वरना कौन जानता है कि ये कुटिल और धूर्त लोग मेरे साथ क्या षड्यंत्र रचते। वह अमर महल की सजाओं से भयभीत नहीं था, वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था। काले कपड़ों में बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन यह मत भूलो कि जो कुछ भी हम खाते और इस्तेमाल में लाते हैं वो सब चक्र महाविद्यालय की देन है। अगर हमें वहां से बाहर निकाल दिया गया तो हमारे पास रहने को भी जगह नहीं रहेगी और फिर यंग मास्टर की रक्षा कौन करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्ग सार कुल के लोग उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? रुद्रसेन पल भर के लिए सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। उसने भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से कहा, देखते हैं कौन मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करता है। दूसरी ओर हिमक क्षेत्र में आर्यन को जोर से खांसी आई और उसके मुंह से पानी बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें खुली और वह चौंक कर खड़ा हो गया, मैं यहाँ कैसे आ गया? और वो कहाँ गई? थोड़ी देर पहले वो एक अजीब से स्वप्नलोक में था। वहाँ एक दिव्य परी उसे अपलक देख रही थी। आर्यन ने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता हो। चारों ओर का घना अंधकार देखकर उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, तो ये सिर्फ एक सपना था। तभी उसके दिमाग में पूर्वज रुद्रदेव की गंभीर आवाज गूंजी, ये सपना नहीं था। जब फॉर्मेशन टूटी तो उससे एक विशाल ऊर्जा की लहर बाहर निकली जिसने पूरे हिम क्षेत्र को हिला कर रख दिया था, और उसी ऊर्जा की मालिक तुम्हें बचाकर यहाँ लाई थी। आर्यन सन रह गया। उसने विस्मय से कहा, विशाल ऊर्जा? तो क्या सच में वह वही थी जिसे मैंने अपने सपने में देखा था? लेकिन वह कौन थी और उसने मुझे क्यों बचाया? आर्यन को ये सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे पक्का यकीन था कि उसने उस स्त्री को पहले कभी नहीं देखा, पर फिर भी उसकी